हेलो, गुड डे। इसके पहले कॉम्पटन इफेक्ट के बारे में हम लोग जानने का प्रयास कर रहे हैं। कॉम्पटन इफेक्ट क्या है, इसके भूमिका मैं आपको बता चुका हूँ। इट इज एसेंशियली द एनर्जी मैटर इंटरेक्शन, मैटर एनर्जी इंटरेक्शन, वेयर द रेडिएशन is the form of the energy is interacting with the matter, with the electron. So it is the radiation, and radiation particularly X-rays. So X-rays is interacting with an electron. इलेक्ट्रॉन कहाँ से मिलेगा, इसके बारे में भी मैंने आपको बताया था। इट इज नॉट द आइसोलेटेड इलेक्ट्रॉन। कार्बन ब्लॉक लिया गया था कॉम्पटन द्वारा। वैसे कोई भी बहुत सारे एलिमेंट्स लिए जा सकते हैं। उनके आउटर मोस्ट ऑर्बिट में चक्कर लगाने वाले इलेक्ट्रॉन की एनर्जी इतनी कम होती है कि दैट इज वेरी वेरी लेस इन कंपैरिजन टू द रेस्ट मास एनर्जी m0c². So the electron revolving around the nucleus can be treated to be having the zero energy. रेस्ट पे माने जा सकते हैं क्योंकि उनका रेस्ट मास एनर्जी जो है इट्स वेरी वेरी हाई। तो इस तरह से इलेक्ट्रॉन हमको प्राप्त हो जाता है और इलेक्ट्रॉन से एक्सरे इंटरैक्ट करता है। मैंने आपको बताया था आफ्टर इंटरैक्शन द एनर्जी द एक्सरे गेट्स स्कैटर्ड और इलेक्ट्रॉन का रिक्वायल हो जाता है। क्या प्रोसेस है उसके लिए फिगर मैं फिर से बना दे रहा हूँ। दिस इज एन एक्सरे। एक्सरे जो आती है, अब जो भी इंटरेक्शन होता है उस इंटरेक्शन में दो फिजिकल पैरामीटर होते हैं जो कंजर्व्ड होते हैं। वन इज द एनर्जी, द अदर इज द मोमेंटम। तो हम कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी और कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम की सहायता से इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तो एनर्जी और मोमेंटम इस सिस्टम में एक्सरे और इलेक्ट्रॉन की बिफोर इंटरेक्शन और आफ्टर इंटरेक्शन क्या वैल्यू होगी वो डिफाइन करेंगे। लेट अस सपोज दैट द एक्सरे which is being incident is having a frequency nu, so its energy associated is equal to h. Nu is the frequency of the incident X-ray. This is the incident X-ray. Incident X-ray. एक्सरेज मैं कह रहा हूँ, एक्सरे नहीं, क्योंकि एक्सरे की सिंगल किरण केवल नहीं, नंबर ऑफ रेज आर देयर विच आर बीइंग इंसिडेंट हियर विद द एनर्जी h nu. मोमेंटम इसका कितना होगा ये यूनिट फर्स्ट में हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। h nu यदि एनर्जी है तो h nu by c विल बी द वैल्यू फॉर द मोमेंटम। तो इंसिडेंट एक्सरेज की एनर्जी और मोमेंटम की वैल्यू हमको पता चल गई। इट इज इंटरैक्टिंग विथ एन इलेक्ट्रॉन और इलेक्ट्रॉन इज एट रेस्ट, लेकिन इलेक्ट्रॉन की जगह पर हम एक कार्बन ब्लॉक ले लेते हैं और उस कार्बन ब्लॉक का जो इलेक्ट्रॉन है उससे ये इंटरैक्ट करता है। मैंने बताया इलेक्ट्रॉन ऑल्दो इट इज रिवॉल्विंग अराउंड द न्यूक्लियस, ये चारों तरफ चक्कर लगा रहा है अपने ऑर्बिट में, but for every practical purposes in comparison to its rest mass energy, it's very very less energy, it is heavy, तो इसको हम रेस्ट पे मान सकते हैं। इस इलेक्ट्रॉन की एनर्जी जो है रेस्ट मास एनर्जी है m0 is the rest mass of the electron, m0c²। रेस्ट मास की वैल्यू जो इलेक्ट्रॉन का मास होता है 9.1 इंटू 10⁻31 किलोग्राम, ये m0 की वैल्यू है। और इलेक्ट्रॉन चूंकि रेस्ट पर है तो इसके साथ जो मोमेंटम एसोसिएटेड होगा दैट विल बी इक्वल टू 0। जब ये इंटरैक्ट कर जाता है तो इंटरैक्शन के ऊपर आन, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंस, डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंस। इस दिशा के संदर्भ में एक्सरे स्कैटर्ड हो जाता है।
So this is the scattered X-rays. Scattered, यही लिख देता हूँ, scattered X-rays. Scattered X-rays की फ्रीक्वेंसी कम हो जाती है, तो इट्स एनर्जी बिकम्स इक्वल टू एच न्यू डैश. New dash is less than nu. Nu is greater than nu dash. After scattering of the electron, after scattering of the X-ray, its frequency decreases, h nu dash. तो correspondingly scattered X-ray की मोमेंटम कितनी हो जाएगी, h nu dash by c. ये मैं यहाँ भी एनर्जी लिख रहा हूँ, p लिख रहा हूँ, एनर्जी p, e, p लिख रहा हूँ, लेकिन ये सब बराबर नहीं है. ये केवल ये बता रहा है कितनी एनर्जी है, E फॉर एनर्जी एंड P फॉर मोमेंटम करस्पॉन्डिंगली, और इलेक्ट्रॉन रिक्वायल कर जाता है लाइक दिस वन. रिक्वायर्ड इलेक्ट्रॉन की एनर्जी कितनी हो जाती है, एनर्जी mc², वेयर m इज द डायनेमिक मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन जब चलने लगा, और v वेलोसिटी से रिक्वायल कर जाता है, तो इसका मोमेंटम जो हो जाएगा, एनर्जी हम पूरा लिख लिए, E लिखने की हम सब में प्रयास किए हैं, इसको भी इज इक्वल टू mc² लिख लिए. आफ्टर इंटरेक्शन एंड इट्स मोमेंटम विल बी इक्वल टू मास इनटू वेलोसिटी. m इज द डायनेमिक मास और v इज द वेलोसिटी विथ व्हिच द इलेक्ट्रॉन रिक्वायर्स. इंसिडेंट डायरेक्शन से दोनों अलग अलग दिशाओं में होते हैं, तो लेट अस सपोज दैट डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंस से एक्सरे थीटा के कोण पे स्कैटर कर जाता है, और डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंस के संदर्भ में इलेक्ट्रॉन फाई के कोण पे रिक्वायल कर जाता है. तो ये पूरी स्थिति बनी. बिफोर इंटरैक्शन इनकी एनर्जी मोमेंटम कितनी थी, आफ्टर इंटरैक्शन इसकी एनर्जी मोमेंटम कितनी हो गई. ये थीटा के कोण पे स्कैटरिंग हो रही है और फाई के कोण पे इलेक्ट्रॉन रिक्वायल कर जाता है. सो दिस इज द रिक्वायर्ड इलेक्ट्रॉन, रिक्वायर्ड इलेक्ट्रॉन. तो इंसिडेंट एक्सरेज है इंटरैक्टिंग विथ एन इलेक्ट्रॉन. एक्सरेज गेट्स स्कैटर्ड at an angle of theta with respect to the direction of incidence, और इलेक्ट्रॉन फाई के कोण पे रिक्वायल कर जाता है. ये जो डिफरेंट पैरामीटर्स हम लोगों ने इंट्रोड्यूस किया, उसकी वैल्यू कितनी आएगी, क्या इसके बीच में संबंध होगा, तो हम पहले करते हैं कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी. ये ऑलरेडी हम कर चुके हैं, लेकिन थोड़ा सा हम दोहरा दे रहे हैं. कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी. कंजर्वेशन का अर्थ होता है इनिशियल एनर्जी. इनिशियल एनर्जी का अर्थ हो गया इनिशियल एनर्जी, द एनर्जी बिफोर इंटरैक्शन. इंटरैक्ट करने के पूर्व कितनी कुल ऊर्जा थी, दिस मस्ट बी इक्वल टू द फाइनल एनर्जी. इंटरैक्ट करने के उपरांत आफ्टर इंटरैक्शन कितनी एनर्जी कुल है, तो इनिशियल एनर्जी की वैल्यू फाइनल एनर्जी की वैल्यू के बराबर आएगी. इसे कर लें तो इनिशियल एनर्जी है एच न्यू ऑफ द एक्सरेज प्लस m0c² is the energy associated with the electron. This must be equal to the energy after interaction h nu dash of the scattered X-ray plus mc² of the required electron. ये मैं इधर से लिखना शुरू कर दिया तो बीच में थोड़ा सा गैप आ गया, अच्छा नहीं लग रहा है, इसको हम फिर मिटा लेते हैं. चीज वही लिखेंगे, थोड़ा सा और इधर लिखते हैं. एच न्यू प्लस m0c². से दिस है इक्वेशन नंबर 1. मैंने लास्ट टर्म पे ये भी आपको बताया था कि इस इंटरेक्शन के दौरान द लॉस इन एनर्जी ऑफ द एक्सरेज इज इक्वल टू गेन इन द एनर्जी बाय द इलेक्ट्रॉन ऑफ द इलेक्ट्रॉन. एक्सरेज एनर्जी लूज करता है, कितना लूज करता है,
एग्जैक्टली उसी अमाउंट में इलेक्ट्रॉन एनर्जी गेन करता है। लॉस ऑफ एनर्जी इज इक्वल टू गेन ऑफ एनर्जी। लॉस ऑफ एनर्जी कितना हुआ, एच न्यू माइनस एच न्यू डैश, और गेन इन एनर्जी कितना हो गया, एम सी स्क्वायर हो जाता है माइनस एम जीरो सी स्क्वायर जो पहले था। इस तरह से भी इसको निकाला जा सकता है। दूसरी स्थिति आती है कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। अब मोमेंटम जो अब हम कंसीडर करने जा रहे हैं, इट इज ए वेक्टर क्वांटिटी। तो वेक्टर होने के कारण इसके कंपोनेंट्स आएंगे। वन इन द डायरेक्शन ऑफ द इंसिडेंस can be said as the horizontal component, and one in a direction perpendicular to the direction of incidence, इसको हम vertical component कह सकते हैं। तो horizontal component का भी कंजर्वेशन होना चाहिए, vertical component का भी कंजर्वेशन होना चाहिए। तो कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम के लिए दो स्थितियां पैदा हो जाती है, इन द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंस, horizontal direction, in the direction of incidence। ये लिख सकते हो इंसिडेंस, या फिर हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन लिख सकते हो। क्या होगा फिर वही इनिशियल मोमेंटम इज इक्वल टू फाइनल मोमेंटम। और इनिशियल और फाइनल के क्या अर्थ हैं ये मैं आपको बता चुका हूँ। तो लेट अस ट्राई टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ द इनिशियल मोमेंटम एंड द फाइनल मोमेंटम एंड इक्वेट देम टुगेदर। इनिशियल मोमेंटम कितना था, इंसिडेंट एक्सरेज का मोमेंटम है एच न्यू बाई सी प्लस मोमेंटम एसोसिएटेड विद द इलेक्ट्रॉन का है 0। दिस इज इक्वल टू इनिशियल मोमेंटम, सम ऑफ द इनिशियल मोमेंटम ऑफ द टू कंपोनेंट्स, द एक्सरेज एंड द इलेक्ट्रॉन। स्कैटर्ड का मोमेंटम है एच न्यू डैश बाई सी, एच न्यू डैश बाई सी प्लस, लेकिन देखो एच न्यू डैश बाई सी इस दिशा में होगा और हमको कंसीडर करना है इन द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंस, तो इधर हमको कंसीडर करना है, तो इसका कंपोनेंट इस डायरेक्शन में कंसीडर करना पड़ेगा। तो एच न्यू डैश बाई सी कास थीटा। तो ये देखो यहाँ पर इन द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंस के कंपोनेंट को कंसीडर करना है इनटू कास थीटा, एच न्यू डैश बाई सी कास थीटा। और फिर इसका मोमेंटम है इलेक्ट्रॉन का रिक्वायर्ड का एम वी, और उसको इस दिशा में कंसीडर करना है, तो इसका कंपोनेंट आ जाएगा एम वी कास फाइव, सो प्लस एम वी कास फाइव। ठीक, इन द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंस। तो मोमेंटम का कंपोनेंट हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में इन द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंस आपने कंसीडर किया, उसकी वैल्यू इतनी आएगी। अब इसको थोड़ा सा सॉल्व कर दीजिए, सी से गुणा कर दीजिए सब जगह, एम बी सी कास फाइव, दिस इज इक्वल टू एच न्यू, सी से गुणा हो गया तो एच न्यू माइनस एच न्यू डैश, ये इधर चला गया एच न्यू डैश कास थीटा। एच कॉमन ले सकते थे तो ब्रैकेट में आ जाएगा न्यू माइनस न्यू डैश कास थीटा। चलिए इसको हम लिख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 2। ऐसे ही कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम आप करेंगे इन द डायरेक्शन परपेंडिकुलर टू डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंस। तो बी इन द डायरेक्शन परपेंडिकुलर टू, दैट इज वर्टिकल डायरेक्शन। आसान होगा, हॉरिजॉन्टल वर्टिकल लिख दो, इन द डायरेक्शन परपेंडिकुलर टू डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंस, अब इस दिशा में कितना कंपोनेंट आएगा ये देखना है। वर्टिकल डायरेक्शन में मोमेंटम का वर्टिकल डायरेक्शन में कंपोनेंट p cos 90 0,
तो इसका कंट्रीब्यूशन होगा 0। इंसिडेंट एक्सरे का वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ द मोमेंटम इज इक्वल टू 0। ये ऑलरेडी 0 है ही है, तो वर्टिकल कंपोनेंट भी कंसीडर करो तो 0 ही रहेगा। तो 0 प्लस 0, दिस इज इक्वल टू, दिस इज द इनिशियल मोमेंटम इन द वर्टिकल डायरेक्शन। फाइनल मोमेंटम h nu dash by c in the vertical direction, तो sin थीटा h nu dash by c sin थीटा, और इसका mv sin फाई इधर आएगा। वह जो अभी आपने लिखा है h nu dash by c sin थीटा, वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन। mv sin फाई लिखोगे तो डाउनवर्ड डायरेक्शन में, तो इसलिए दोनों एक दूसरे के अपोजिट होने के कारण माइनस साइन, और इसका कंपोनेंट लिखेंगे एम वी साइन फाइव, एम वी साइन फाइव। समझ में आया? इन द वर्टिकल डायरेक्शन सी का फिर गुणा कर दो और एम वी सी साइन फाइव इधर लिख लो, एम वी सी साइन फाइव, दिस इज इक्वल टू, सी का गुणा कर चुके हो तो h nu dash sin theta is the result of the vertical component due to conservation of momentum। अब 2 और 3 को स्क्वायर करके आपस में सम कर सकते हैं। ऐसा करने का फायदा क्या है, यहाँ साइन स्क्वायर फाई आ जाएगा, यहाँ कॉस स्क्वायर फाई आ जाएगा, ये कॉमन टर्म है, बाहर दिया जा सकता है, तो ब्रैकेट के अंदर आ जाएगा cos स्क्वायर फाइव प्लस साइन स्क्वायर फाइव। मैं डिटेल लिख देता हूँ। अब मैं कर रहा हूँ स्क्वायरिंग इक्वेशन नंबर 2 एंड इक्वेशन नंबर 3, और दोनों को ऐड कर दिया, तो ये आ जाएगा m स्क्वायर b स्क्वायर c स्क्वायर, यहाँ से मिल जाएगा cos स्क्वायर फाइव प्लस यहाँ से मिल जाएगा साइन स्क्वायर फाइव। स्पष्ट है? इट इज इक्वल टू, देखो क्या किया, इक्वेशन नंबर 2 को भी स्क्वायर कर दिया ऑन बोथ द साइड्स, इक्वेशन नंबर 3 को भी दोनों तरफ स्क्वायर कर दिया गया, और फिर ऐड कर दिया गया। तो ऐड करेंगे तो लेफ्ट हैंड साइड को जोड़ा केवल, तो एम स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर टेकन आउटसाइड, यहाँ से cos स्क्वायर फाइव, यहाँ से साइन स्क्वायर फाइव, इधर की तरफ आ जाइए, h कॉमन है ले लीजिए, तो h स्क्वायर स्क्वायर किया, ब्रैकेट में बचेगा न्यू माइनस न्यू डैश cos थीटा, स्क्वायर करेंगे तो ए माइनस बी का स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, तो क्या आएगा, एच स्क्वायर टेकन आउटसाइड, ए स्क्वायर इज न्यू स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज न्यू डैश स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा माइनस, माइनस होने के कारण माइनस 2 न्यू न्यू डैश, माइनस 2 न्यू न्यू डैश cos थीटा, cos थीटा। ये प्राप्त होगा जब हमने इक्वेशन नंबर 2 के राइट हैंड साइड का स्क्वायर कंसीडर किया, एच स्क्वायर टेकन आउटसाइड, न्यू स्क्वायर प्लस न्यू डैश स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा माइनस 2 न्यू न्यू डैश cos थीटा, और ऐड करना है 3 को भी स्क्वायर करके, तो एच स्क्वायर टेकन आउटसाइड प्लस न्यू डैश स्क्वायर प्लस न्यू डैश स्क्वायर साइन स्क्वायर, ठीक। इसमें इसको जोड़ना है, एच स्क्वायर आएगा टेकन आउटसाइड, न्यू डैश स्क्वायर साइन स्क्वायर, इसको सॉल्व कर सकते हो फिर, और इसे लिखा जा सकता है, इस इक्वेशन की इक्वेशन नंबर 1 की आवश्यकता पड़ेगी, आप जब मैं पूछूंगा तो आप बताएंगे। मैं ये फिगर बिठा देता हूँ, लास्ट टर्म में भी बनाया जा चुका था, लास्ट लेक्चर में अब भी बनाया गया, तो ये आपके पास रिकॉर्डेड है। दिस इक्वेशन आफ्टर एडिशन कैन बी रिटन एज m स्क्वायर b स्क्वायर c स्क्वायर, m स्क्वायर b स्क्वायर c स्क्वायर ऑन द लेफ्ट हैंड साइड, cos स्क्वायर 5 प्लस sin स्क्वायर 5 is 1, ऑन द राइट हैंड साइड h स्क्वायर कॉमन है, न्यू स्क्वायर
प्लस ये देखिए न्यू डैश स्क्वायर कास स्क्वायर थीटा, न्यू डैश स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, दोनों जुड़ेंगे तो न्यू डैश स्क्वायर टेकन आउटसाइड, कास स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इज 1. सो सिंपली न्यू डैश स्क्वायर प्लस न्यू डैश स्क्वायर प्लस न्यू डैश स्क्वायर, और एक टर्म और बचा -2 न्यू डैश -2 न्यू डैश कास थीटा. मुझे लगता है स्पष्ट है. एच स्क्वायर ये ले लिया, न्यू स्क्वायर प्लस न्यू डैश स्क्वायर -2 न्यू डैश कास थीटा. ठीक, इसको हमने कह दिया इक्वेशन नंबर 4. अब यहां से देखिए इस इक्वेशन नंबर 1 को लिख सकते हैं, एम सी स्क्वायर को यदि एक तरफ लिखते हैं तो एम सी स्क्वायर इज इक्वल टू, ये एच न्यू डैश इधर आ जाएगा, एच कॉमन ले लिया, न्यू माइनस न्यू डैश, न्यू माइनस न्यू डैश, एम सी स्क्वायर इट इज इक्वल टू एच न्यू डैश इधर दिया तो एच न्यू माइनस एच न्यू डैश, एच कॉमन लिया, न्यू माइनस न्यू डैश प्लस एम जीरो सी स्क्वायर. ठीक, फ्रॉम इक्वेशन 1 हम अरेंज करें तो ऐसा आ जाएगा. अब इसको भी स्क्वायर कर दीजिए, इस इक्वेशन को इक्वेशन नंबर 1 ही है, उसका दूसरा रूप है इसलिए इसको नंबर नहीं देते, इसको भी हम स्क्वायर कर दें. इफेक्टिवली इक्वेशन 1 को ही स्क्वायर कर रहे हैं रीअरेंजमेंट के बाद. तो इक्वेशन इसको स्क्वायर करें तो ये आ जाएगा एम स्क्वायर सी टू द पावर 4, दिस इज इक्वल टू, इसको स्क्वायर कर रहे हैं ए प्लस बी होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab. तो ए स्क्वायर पहले करिए, एच स्क्वायर, और इस ब्रैकेट का भी स्क्वायर तो न्यू स्क्वायर प्लस न्यू डैश स्क्वायर -2 न्यू डैश, ए स्क्वायर की जगह पर आ गया दिस स्क्वायर और इस ब्रैकेट का स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर -2ab प्लस बी स्क्वायर करेंगे आप तो एम जीरो, इसका स्क्वायर देखो एम जीरो स्क्वायर सी टू द पावर 4, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, तो 2 टाइम्स ए जो है एच है, एम जीरो सी स्क्वायर और एच के साथ है न्यू माइनस न्यू डैश, न्यू माइनस न्यू डैश. ये इसको स्क्वायर किया तो देखो फिर से रिपीट कर देते हैं, ए स्क्वायर यह हो गया प्लस बी स्क्वायर ये हुआ प्लस 2a एच न्यू माइनस न्यू डैश इंटू दिस वन 2ab. इसको हम कह लें इक्वेशन नंबर 5. अब ऐसा करते हैं, इक्वेशन नंबर 5 से इक्वेशन नंबर 4 को घटा देते हैं. सबट्रैक्टिंग इक्वेशन नंबर 4 फ्रॉम इक्वेशन नंबर 5, 5 से 4 को घटाएं तो इधर देखिए एम स्क्वायर सी स्क्वायर कॉमन लिया जा सकता है, एम स्क्वायर सी स्क्वायर, यहाँ से बच जाएगा सी स्क्वायर, यहाँ से एम स्क्वायर सी स्क्वायर लिया घटाया तो माइनस बी स्क्वायर. फिर से देख लीजिए, इसमें से इसको घटा रहे हैं तो एम स्क्वायर सी स्क्वायर कॉमन दोनों में, यहाँ से बच गया सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू एच स्क्वायर कॉमन है, इसको घटा रहे हो तो न्यू स्क्वायर माइनस न्यू स्क्वायर कैंसिल, न्यू डैश स्क्वायर माइनस न्यू डैश स्क्वायर कैंसिल, ये रह जाएगा, नहीं कैंसिल होगा इससे, लेकिन ये हो जाएगा प्लस, तो हम सीधे ऐसे लिख लेते हैं चिन्ह के साथ -2 न्यू डैश, और ये हो गया प्लस, तो प्लस 2 न्यू डैश कास थीटा. मैं इतना फिर से रिपीट करता हूँ, पहले ये इस टर्म को और इसको कंसीडर किया,
ठीक, तो न्यू स्क्वायर कैंसिल्स, न्यू डैश स्क्वायर कैंसिल्स, दिस रिमेन्स, और ये प्लस हो जाएगा, दिस रिमेन्स, और ये भी बचा रहेगा दूसरा और तीसरा टर्म, प्लस एम जीरो स्क्वायर सी टू द पावर 4 प्लस 2h एम जीरो सी स्क्वायर न्यू माइनस न्यू डैश, ये हमको मिल जाएगा सही इक्वेशन नंबर 6। अब फिर इसको सॉल्व करना है तो हम वेरिएशन ऑफ मास विथ वेलोसिटी वाली इक्वेशन का प्रयोग करते हैं, एंड वेरिएशन ऑफ मास विथ वेलोसिटी इज एम, द काइनेटिक मास जिसका प्रयोग किया गया यहाँ, दिस इज इक्वल टू एम जीरो डिवाइडेड बाय रेस्ट मास एनर्जी एम जीरो डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट 1 माइनस बी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर। इस इक्वेशन को कंसीडर किया, सातवें इक्वेशन को कंसीडर किया, ये तो केवल कंसीडर किया, इससे अभी कोई मदद नहीं मिली, लेकिन अभी मदद मिल जाती है। स्क्वायर करो ऑन बोथ द साइड्स, तो ये इधर चला आएगा एम स्क्वायर इंटू 1 माइनस बी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर, स्क्वायर रूट था स्क्वायर कर दिया, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, तो एम स्क्वायर 1 माइनस बी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर इट इज इक्वल टू एम जीरो स्क्वायर। ठीक, सी स्क्वायर से गुणा कर दो तो एम स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और सी स्क्वायर इधर जाएगा एम जीरो स्क्वायर सी स्क्वायर। तो ये करने से ये फायदा हमको मिला कि देखो यहाँ एम स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर रह रहा है, इंटू सी स्क्वायर है, तो सी स्क्वायर से दोनों तरफ पूरा कर दो, मल्टीप्लाइंग बाई सी स्क्वायर ऑन बोथ द साइड्स, तो एम स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इधर सी स्क्वायर से गुणा कर दिया तो एम स्क्वायर सी स्क्वायर इंटू सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इधर भी सी स्क्वायर से गुणा करें तो एम जीरो स्क्वायर सी टू द पावर 4 से इक्वेशन नंबर 8। और इस इक्वेशन से थोड़ी मदद मिली, एम स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इट इज इक्वल टू एम जीरो स्क्वायर सी टू द पावर 4, तो इक्वेशन नंबर 6 में इक्वेशन नंबर 8 को सब्स्टिट्यूट किया, और जब इसको करेंगे तो लेफ्ट हैंड साइड की जगह पर हम लिख लें एम जीरो स्क्वायर सी टू द पावर 4, एम जीरो स्क्वायर सी टू द पावर 4, दिस इज इक्वल टू लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू एम जीरो स्क्वायर सी टू द पावर 4, राइट हैंड साइड पर आ गया, और ये कॉमन ले सकते हो, माइनस 2 न्यू न्यू डैश कॉमन ले लिया, तो ये पहला टर्म भी माइनस हो गया, एच स्क्वायर 2 न्यू न्यू डैश माइनस 2 न्यू न्यू डैश सेकेंड, तो हो गया ना इंटू एच स्क्वायर, माइनस 2 न्यू न्यू डैश इंटू एच स्क्वायर, माइनस ले लिया तो यहाँ बच जाएगा ब्रैकेट में 1, यहाँ माइनस ले लिया तो यहाँ हो जाएगा प्लस का माइनस 1 माइनस कॉस थीटा ब्रैकेट में। फिर देख लीजिए इन दोनों में से 2 न्यू न्यू डैश को कॉमन ले लिया विथ माइनस साइन, यहाँ बाहर आ गया तो यहाँ बच गया 1 और यहाँ बचा माइनस कॉस थीटा, प्लस एम जीरो स्क्वायर सी टू द पावर 4 प्लस ये टर्म ट्वाइस एच एम जीरो सी स्क्वायर इंटू न्यू माइनस न्यू डैश, ये देखो ये कैंसिल कर जाएगा, तो बच जाएगा 2h एम जीरो सी स्क्वायर न्यू माइनस न्यू डैश, दिस इज इक्वल टू
ये इधर ही रह गया, ये इधर आएगा तो पॉजिटिव हो जाएगा 2h स्क्वायर न्यू न्यू डैश 1 माइनस cos थीटा। ये एज सच, और ये इधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा। कुछ चीजें कॉमन है, कैंसिल कर दीजिए, 2 कैंसिल, h विल आल्सो कैंसिल, तो बच जाएगा m0 स्क्वायर c स्क्वायर न्यू माइनस न्यू डैश दिस इज इक्वल टू h न्यू न्यू डैश 1 माइनस cos थीटा। इसको सॉल्व किया जा सकता है। न्यू न्यू डैश को इकट्ठा कर दो, इधर डिवाइड कर दो, तो m0 c स्क्वायर न्यू माइनस न्यू डैश डिवाइडेड बाय न्यू न्यू डैश दिस इज इक्वल टू, कुछ नहीं किया, केवल न्यू न्यू डैश का इधर डिवीजन कर दिया, तो m0 c स्क्वायर न्यू माइनस न्यू डैश डिवाइडेड बाय न्यू न्यू डैश दिस इज इक्वल टू h, केवल न्यू न्यू डैश से डिवाइड किया है 1 माइनस cos थीटा। इस इक्वेशन को फिर अरेंज कर सकते हो, m0 c स्क्वायर, ये आ गया न्यू विल कैंसिल 1 बाई न्यू डैश माइनस ये आ जाएगा 1 बाई न्यू दिस इज इक्वल टू h 1 माइनस cos थीटा। ठीक, c से यहां गुणा कर दें तो बच जाएगा m0 c, ये हो जाएगा c बाई न्यू डैश माइनस c बाई न्यू दिस इज इक्वल टू h 1 माइनस cos थीटा। c is the velocity of light, nu dash is the frequency of the scattered x-rays, c की वैल्यू न्यू डैश और करस्पॉन्डिंगली वेवलेंथ स्कैटर्ड एक्सरेज की यदि लैम्डा डैश हो तो c की वैल्यू स्कैटर्ड के लिए लिखें तो न्यू डैश लैम्डा डैश, वेलोसिटी इज इक्वल टू फ्रीक्वेंसी गुणे वेवलेंथ, c इज इक्वल टू n लैम्डा, उससे लिखा जा सकता है। तो c इज इक्वल टू न्यू डैश लैम्डा डैश और स्कैटर्ड एक्सरे, c न्यू डैश से परिचित हो, इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ द स्कैटर्ड एक्सरे, और लैम्डा डैश इज द वेवलेंथ ऑफ द स्कैटर्ड एक्सरे। तो इसलिए c बाई न्यू डैश चाहिए, c बाई न्यू डैश, तो c बाई न्यू डैश की वैल्यू क्या हो जाएगी, लैम्डा डैश m0 c लैम्डा डैश माइनस c बाई न्यू, देखो ये इंसिडेंट के लिए ये हो जाएगा न्यू और लैम्डा यदि पैरामीटर्स हो, न्यू इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ द इंसिडेंट एक्सरेज, लैम्डा इज द वेवलेंथ ऑफ द इंसिडेंट एक्सरेज, तो न्यू और लैम्डा के बराबर भी c होगा, c बाई न्यू आपको चाहिए तो ये लैम्डा के बराबर आ जाएगा, दिस इज इक्वल टू h टाइम्स 1 माइनस cos थीटा। लैम्डा डैश क्या है, इज द वेवलेंथ ऑफ द स्कैटर्ड एक्सरेज, लैम्डा क्या है, इज द वेवलेंथ ऑफ द इंसिडेंट एक्सरेज। ऑब्वियस है कि लैम्डा डैश विल बी मोर देन लैम्डा, वेवलेंथ बड़ी हो जाएगी स्कैटरिंग के उपरांत एक्सरेज की, एक्सरेज की इंसिडेंट वेवलेंथ है लैम्डा, बढ़ करके ये लैम्डा डैश हो जाएगी। यदि 2 एंगस्ट्रॉम की वेवलेंथ है तो वो बढ़ करके 2.1 हो सकता है, या इस तरह का आ जाएगा, बढ़ेगा। और ये कंसेप्ट आपने शुरू में दिया था, न्यू इज ग्रेटर देन न्यू डैश, फ्रीक्वेंसी इंसिडेंट की ज़्यादा होगी, स्कैटर्ड की कम होगी, और इसीलिए वेवलेंथ इंसिडेंट की कम होगी
वेवलेंथ ज़्यादा होगी स्कैटर्ड की। या इस इक्वेशन को अरेंज कर सकते हो, लैम्डा डैश माइनस लैम्डा इट इज इक्वल टू एच बाई एम जीरो सी 1 माइनस कास थीटा, 1 माइनस कास थीटा। ये एक एक्सप्रेशन प्राप्त हो गया जिससे यह स्पष्ट होता है कि जब भी मैटर एनर्जी इंटरैक्शन होगा तो एक्सरे की वेवलेंथ बड़ी हो जाएगी। कितनी बड़ी हो जाएगी, कितना बढ़ जाएगा, इंक्रीमेंट कितने का होगा, ये डिपेंड करेगा किन पैरामीटर्स पे। एच कांस्टेंट है, c इज द वेलोसिटी ऑफ लाइट कांस्टेंट है, m0 इज द मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन कांस्टेंट है, 1 न्यूमेरिकल कांस्टेंट है, ओनली ऑन थीटा। It will depend only on the angle of scattering. It will not depend on the wavelength or the frequency of the incident X-ray. Incident X-ray चाहे 1 एंगस्ट्रॉम का रहे, चाहे 2 एंगस्ट्रॉम का हो, चाहे 5 एंगस्ट्रॉम का हो, लैम्डा डैश माइनस लैम्डा ए करेस्पॉन्डिंगली जितनी वृद्धि होगी कि दोनों का डिफरेंस लैम्डा डैश माइनस लैम्डा will have a constant value provided theta is the same. थीटा की वैल्यू बदलते जाओगे तो फिर लैम्डा माइनस लैम्डा डैश माइनस लैम्डा की वैल्यू बदलेगी। यह जो चेंज इन इंक्रीमेंट इन द वेवलेंथ है लैम्डा डैश माइनस लैम्डा, इसको डी लैम्डा द्वारा लिखा जाता है। डी लैम्डा इज द इंक्रीमेंट इन द वैल्यू ऑफ द वेवलेंथ ऑफ द इंसिडेंट एक्स रेज, और इसी को हम कहते हैं कॉम्पटन शिफ्ट। कॉम्पटन शिफ्ट इसको कहते हैं कॉम्पटन शिफ्ट, and the value for the Compton shift will remain to be the same independent of the wavelength of the incident X-ray. It will solely depend on the value of the theta. और इस पूरी प्रक्रिया को जो हम लोगों ने कंसीडर किया है इसको मैटर एनर्जी इंटरैक्शन कहते हैं, कॉम्पटन स्कैटरिंग कहते हैं, या इसी को कॉम्पटन इफेक्ट कहा जाता है। और डी लैम्डा की वैल्यू को हम कॉम्पटन शिफ्ट कहते हैं, या डी लैम्डा की वैल्यू इट विल बी इक्वल टू एच बाई एम जीरो सी 1 माइनस कास थीटा। तो कॉम्पटन वेवलेंथ, कॉम्पटन शिफ्ट की वैल्यू केवल थीटा पे डिपेंड करेगी। थीटा की वैल्यू बदलते जाएंगे, डी लैम्डा की वैल्यू बदलेगी। इंसिडेंट एक्सरेज की कितनी वेवलेंथ है उस पर यह निर्भर नहीं करेगी। फिर इसके फर्दर और डिटेल्स जो होंगे उसको मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगा। सो दिस इज ऑल फॉर टुडे। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू।